Bismillahirrahmanirrahim. Hope you all are fine. So today's our topic is sulfuric acid. It's also about the applied chemistry, and we see first of all the introduction about sulfuric acid as we see here. Sulfuric acid is highly corrosive, strong mineral acid. It is colorless to slightly yellow viscous liquid which is soluble in water at all concentrations. Okay, it is one of the most important heavy industrial chemical due to it has a number of large scale uses, particularly in phosphate fertilizer industry, and about 60% of the sulfuric acid produced is utilized in fertilizer manufacture. Okay. So next is the sulfuric acid was called as the oil of vitriol by medieval. उसको हम oil of vitriol भी कहा जाता है. The study of vitriol began in the ancient times. Okay, so next we see about the history of the sulfuric acid. As we see, history started from the John Glauber. John Glauber was a scientist or chemist, prepared the sulfuric acid by burning sulfur together with saltpeter, means potassium nitrate. उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सल्फर को बर्न किया था पोटेशियम नाइट्रेट के साथ, किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ स्टीम. 17th सेंचुरी में डीकम्पोजिशन ऑफ द पोटेशियम नाइट्रेट फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन प्रोड्यूसिस सल्फर ट्राइऑक्साइड. ठीक है, जब मतलब कि पोटेशियम नाइट्रेट की डीकम्पोजिशन हुई तो उन्होंने क्या प्रोड्यूस किया, सल्फर ट्राइऑक्साइड, जो कि वाटर के साथ कंबाइन होकर उन्होंने क्या प्रोड्यूस कर दिया, सल्फ्यूरिक एसिड. सो इस तरह से जॉन ग्लोबर ने सल्फ्यूरिक एसिड को प्रोड्यूस. नेक्स्ट हमारे पास है जी क्या नाम है, जोशुआ वार्ड. इन्होंने क्या किया था, यूज़ द मेथड ऑफ फर्स्ट लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन 1736. नेक्स्ट हमारे पास है जॉन ड्रॉयबक. जॉन ड्रॉयबक ने क्या किया था, लेस एक्सपेंसिव एंड स्ट्रॉन्गर सल्फ्यूरिक एसिड किया था इन लेड लाइन चैम्बर इन 1746. ओके, इस मेथड से हमारे पास जो 65% है वो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस हुआ था, और इस मेथड को हम लेड चैम्बर प्रोसेस या फिर चैम्बर प्रोसेस भी कहते हैं, जो किसने दिया था, जॉन ड्रॉयबक ने. ओके, उसके बाद हमारे पास थे एज वी सी हियर, यहाँ पे बताया हुआ है पाइराइट के बारे में. ठीक है, पाइराइट को जब हीट किया गया था किसके साथ, आयरन सल्फेट के साथ, FeSO4 के साथ, विच वाज ऑक्सीडाइज बाय फर्दर हीटिंग इन द एयर फ्रॉम आयरन सल्फेट. ठीक है, उसके बाद हमारे पास आयरन सल्फेट बना था विच हीटेड, उसको दोबारा से हीट किया गया था. ओके, जो कि फिर आयरन ऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में वो हो गया, विच कुड बी पास, जिसको वाटर से पास किया गया तो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है. ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो है, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, सल्फ्यूरिक एसिड की इंट्रो पढ़ा कि सल्फ्यूरिक एसिड होता क्या है, उसके बाद उसकी हिस्ट्री पढ़ी, कौन कौन से साइंटिस्ट ने सल्फ्यूरिक एसिड किस किस तरह से प्रोड्यूस किया था. ओके, नेक्स्ट हमारे पास है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड कि हम सल्फ्यूरिक एसिड को इंडस्ट्रियल यानी कि इंडस्ट्री में हम लोग किस तरह से मैन्युफैक्चर्स कर सकते हैं. सो इसके जो है वो हमारे पास दो प्रोसेस होते हैं. फर्स्ट वन इज़ द लेड चैम्बर प्रोसेस एंड द नेक्स्ट वन इज़ द कॉन्टैक्ट प्रोसेस. सो हम वन बाय वन दोनों को देखते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेड चैम्बर प्रोसेस है. एज वी सी, लेड चैम्बर प्रोसेस किसने स्टार्ट किया था, जॉन ड्रॉयबक ने. द लेड चैम्बर प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डेट्स बैक अबाउट 200 years, ऑल्दो लेस एफिशिएंट देन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस. कॉन्टैक्ट प्रोसेस से थोड़ा सा लेस एफिशिएंट होता है. इट इज़ स्टिल अ कंसिडरेबल कमर्शियल इंपॉर्टेंस, फिर भी इसकी कमर्शियल इंपॉर्टेंस तो है. लेकिन उसके बाद हमारे पास इसके रॉ मटेरियल कौन कौन से हम यूज़ कर सकते हैं, इसमें हम सल्फ़र यूज़ कर सकते हैं, इनकी अमाउंट भी बताई हुई है. ठीक है, इसके बाद हम एयर यूज़ कर सकते हैं. ओके, सो दीज टू आर द रॉ मटेरियल जो कि यहाँ पे हमारे पास लेड चैम्बर प्रोसेस में सल्फ्यूरिक एसिड को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किए जाएंगे. ओके, सो नाउ वी सी अबाउट द रिएक्शन ऑफ दिस लेड चैम्बर प्रोसेस. रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, सल्फ़र और ऑक्सीजन सबसे पहले कंबाइन होंगे और सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा. ठीक है, उसके बाद पायराइट की ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमारे पास आयरन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा. ठीक है, और इसके बाद ये जो आयरन ऑक्साइड है ये सल्फर डाइऑक्साइड की फर्दर जो है वो ऑक्सीडेशन करने में हेल्प करेगा. फॉर एग्जांपल SO2 और NO2 जो है वो मिलकर क्या बनाएंगे, SO3 और NO बना देंगे. ओके, नेक्स्ट SO3 फिर वाटर के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बना देगा. उसके बाद ये बर्नर गैसेज होती हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये मिलकर NO2 बनाएंगे. ठीक है, उसके बाद फर्दर हमारे पास रिएक्शन दिया हुआ है सोडियम नाइट्रेट और सल्फ्यूरिक एसिड मिलकर सोडियम बाइसल्फेट और नाइट्रिक एसिड बना देंगे. उसके बाद नाइट्रिक एसिड फिर सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके SO3 वाटर और ये गैसेस दोबारा से हमारे पास आ जाएंगी. उसके बाद ये गैसेस और सल्फ्यूरिक एसिड मिलकर हमारे पास NOHSO4 बना देंगे. ओके, उसके बाद हमारे पास ये वाटर के साथ रिएक्ट करके हमारे पास दोबारा से सल्फ्यूरिक एसिड की प्रोडक्शन हो जाएगी. साइड पे यहाँ पे इनकी जो है वो डेल H दिया हुआ है. ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये इसकी फ्लो शीट डायग्राम दी हुई है कि लेड चैम्बर प्रोसेस किस तरह से होता है. एज वी सी हेयर इज़ द बर्नर. ठीक है, नाइट्रेट पोर्ट एंड
नाइट्रेटेड एसिड यहाँ पे होगा। उसके बाद चैम्बर्स दिए हुए हैं, चैम्बर 1, चैम्बर 2, चैम्बर 3 एंड देन यहाँ पे हमारे पास कंटेनर दिया हुआ है जहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो होगा। ओके, सो इसकी जो सारी डिटेल्स हैं वो हमारे पास फर्दर यहाँ पे इस पैराग्राफ में ये सारा जो है वो हमें इसका बताया हुआ है कि इसमें क्या क्या होगा और किस तरह से होगा। सो हम पढ़ते हैं इसको। सो लेट्स स्टार्ट। सल्फर डाइऑक्साइड इज ऑब्टेन बाय बर्निंग सल्फर और रोस्टिंग पायराइट। ओके, सल्फर डाइऑक्साइड किस तरह से ऑब्टेन होगा, या तो सल्फर को बर्न करके या फिर पायराइट को रोस्ट करके। और यहाँ पे बनने के 2 फंक्शन बताए गए हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल होता है कि आपने सल्फर को मैक्सिमम एक्सटेंट तक ऑक्सीडाइज करना है, और दूसरा होता है कि आपने कांस्टेंट सप्लाई ऑफ गैस रखनी है। ठीक है, ओके, सो हमारे पास यहाँ पे यही बात बताई है जो अभी आपको ऊपर एक्सप्लेन की है। एट अबाउट 1400 डिग्री सेंटीग्रेड पायराइट जो है वो डिकम्पोज हो जाएगा FeS में, और फिर वो फर्दर होगा आयरन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड में, जो कि वाटर के साथ रिएक्ट करके H2SO4 में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे पढ़ने वाली चीज़ है कि द बर्नर गैस विच कंटेन SO2, N2 and O2 and the dust or the fine particles of the pyrite pass through the dust chamber. ओके, ठीक है, डस्ट चैम्बर से क्यों पास होंगी, ताकि उनमें जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो सब कुछ जो है वो रिमूव हो जाए थ्रू कंट्रीफ्यूगल सेपरेटर के ज़रिए। उसके बाद ठीक है, डस्ट चैम्बर से गुजरते हुए जो बर्नर गैसेज हैं वो फिर नाइटर ओवन में आएंगी, एज वी सी हियर द नाइटर ओवन। ठीक है, सो यहाँ पे वो आएंगी नाइटर ओवन में। ओके, नाइटर ओवन में हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो नाइट्रिक एसिड होगा वो फिर रिएक्ट करेगा SO2 के साथ, जिसकी वजह से हमारे पास नाइट्रिक एसिड आ जाएगा, एंड मिक्सचर ऑफ द नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का मिक्सचर आ जाएगा। ठीक है, विच आर कैरिड विद द बर्नर गैसेस। उसके बाद हमारे पास है इन द मॉडर्न प्लांट ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर प्रिपेयर्ड बाय पासिंग द मिक्सचर ऑफ अमोनिया एंड एयर थ्रू द हीटेड प्लाटिनियम गॉस एक्टिंग एज द कैटलिस्ट। ओके, मतलब वो कह रहे हैं जो मॉडर्न प्लांट्स अब लगाए जा रहे हैं लेड चैम्बर प्रोसेस में, उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन गैसेस कैसे प्रोड्यूस की जाती हैं, अमोनिया, ठीक है, अमोनिया को पास करते हैं, अमोनिया और एयर को थ्रू द प्लाटिनियम गॉस एक्टिंग जो कि कैटलिस्ट के तौर पे उसमें से पास करके हम लोग नाइट्रोजन गैसेस बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस दिया हुआ है, यहाँ तक हमारे पास ये था कि जो है वो बर्नर गैसेस कहाँ से आएंगे, डस्ट चैम्बर से गुजरी हैं। डस्ट चैम्बर के बाद वो नाइट्रो ओवन में आई है, नाइट्रो ओवन में हमारे पास ये जो है वो नाइट्रोजन गैसेस का मिक्सचर हमारे पास प्रोड्यूस हुआ है, एंड देन यहाँ से आगे क्या होगा वो देखते हैं। So after passing the burner gases to the dust chamber and the niter oven, ठीक है, they pass through the glober tower। ठीक है, ग्लोबर टावर क्या होता है, ग्लोबर टावर पैक्ड होता है विद दी फ्लिंट स्टोन क्वार्ट्स, ठीक है, एंड रेजिस्टिंग ब्रिक्स से, एसिड रेजिस्टिंग ब्रिक्स। ठीक है, उसके बाद ग्लोबर टावर में हमारे पास जो बर्नर गैसेज होती हैं वो क्या होती हैं, 450 to 650 डिग्री सेंटीग्रेड में, मतलब कि उसमें होती हैं। और उसके बाद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आता है लेड चैम्बर से, और नाइट्रोसाइल सल्फ्यूरिक एसिड आता है गेल ओजेक टावर से। इन दोनों को जो है वो ग्लोबर टावर के ऊपर मतलब स्प्रे की फॉर्म में ट्रिकल किया जाता है। ठीक है, उसके बाद बर्नर गैसेस का जो टेम्परेचर होता है वो मजीद लो हो जाता है, 70 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ जाता है। ठीक है, उसके बाद डाइल्यूट चैम्बर एसिड इज़ कंसनट्रेटेड, जो हमारे पास चैम्बर एसिड होता है वो 78% कंसनट्रेटेड हो जाता है, और जो नाइट्रोसाइल सल्फ्यूरिक एसिड होता है इज़ डीनाइट्रेटेड बाय द एक्शन ऑफ वाटर, वो भी डीनाइट्रेट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है जी, ओके, सो हमारे पास जो मतलब कि टावर एसिड होता है वो ड्रॉन फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टावर, और उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं, जहाँ जहाँ कलेक्ट करते हैं उसको एसिड एग कहा जाता है। ओके, सो जो मिक्सचर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड होता है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन होते हैं, इन सब को हम लोग चैम्बर से पास करते हैं। ठीक है, चैम्बर्स का जो नंबर होता है यहाँ पे हमने देखा था कि चैम्बर 1 2 3, तो इस तरह से वो प्लांट के साइज़ पे डिपेंड करता है। मोस्टली ये जो होता है 3 to 6 इन नंबर्स होते हैं। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड मिक्सचर ऑफ द गैसेज इज कन्वर्टेड इनटू H2SO4 हैविंग 60 to 65 to 70% स्ट्रेंथ इज कलेक्टेड एट द बॉटम ऑफ द चैम्बर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट, हमारे पास बताया हुआ है कि हम जो है वो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन को रिकवर कैसे करते हैं। हम कैसे करते हैं, द अनएब्जॉर्ब जो रिमेनिंग गैसेज रह जाती हैं, जिनमें हमारे पास ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन होते हैं और सल्फर डाइऑक्साइड होते हैं लेड चैम्बर से। ठीक है, उनको हम गेल ओजेक टावर में पास करते हैं, और ग्लोबर टावर का जो एसिड होता है वो उसके ऊपर स्प्रिंकल करके हम ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन को दोबारा से रिकवर कर लेते हैं। ओके, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन रिकवर्ड इन द फॉर्म ऑफ द नाइट्रोसो सल्फ्यूरिक एसिड आर पम्प टू द ग्लोबर टावर टू अगेन रीजनरेट द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। अगर हमें दोबारा से ज़रूरत होती है तो हम इसको दोबारा से भी ले सकते हैं। ओके, रीजनरेट भी कर सकते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास है अबाउट द काइनेटिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स ऑफ दिस प्रोसेस, के हमारे पास लेड चैम्बर में मतलब के काइनेटिक्स और थर्मोडायनेमिक्स इनके क्या है। एज वी सी हर काइनेटिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स, हमारे पास यहाँ पे रिएक्शन दिया हुआ है NO + O2 to NO2, ठीक है। सो ये जो अबव रिएक्शन यहाँ पे उन्होंने कहा है कि ये क्या है, ये रेट कंट्रोलिंग स्टेप है चैम्बर प्रोसेस में। द एक्सोथर्मिक फॉरवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड बाय डिक्रीज इन टेम्परेचर। ओके, फॉरवर्ड रिएक्शन कब होगा, जब टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। As the reaction proceed with decrease in volume, the formation of NO2 would be favored, ठीक है, by increase in pressure। डिक्रीज इन वॉल्यूम होगा, इंक्रीज इन प्रेशर होगा, तो फॉर्मेशन किसकी होगी, नाइट्रोजन ऑक्साइड की होगी, ठीक है। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट द रेट ऑफ ऑक्सीडेशन इज स्लो एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। सो जो मतलब कि ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे जो रेट ऑफ ऑक्सीडेशन होगा वो क्या होगा, स्लो होगा। ओके, एंड एट द लोवर टेम्परेचर पे अगर हम देखेंगे तो जो चैम्बर एसिड की प्रोडक्शन होगी वो ज़्यादा होगी। सो इन तमाम फैक्ट्स को अगर हम देखें तो ये बताते हैं विद द फैक्ट दैट ऑक्सीडेशन ऑफ NO2 इज़ रेट कंट्रोलिंग स्टेप। तो यहाँ से ये साबित होता है कि ये जो है रेट कंट्रोलिंग स्टेप है। Okay, so the second is the contact process of the sulfuric acid as we and the lead chamber process। ओके, सो कॉन्टैक्ट प्रोसेस में सबसे पहले हम इसका रॉ मटेरियल देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या चाहिए, सल्फर डाइऑक्साइड और पायराइट हमें चाहिए, और इसके अलावा एयर चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसके सोर्सेज भी यहाँ पे बताए गए हैं कि मतलब हम रॉ मटेरियल को कहाँ कहाँ से ले सकते हैं। सल्फर फ्रॉम माइंस, सल्फर और हाइड्रोजन सल्फाइड रिकवर्ड फ्रॉम द पेट्रोलियम डाई सल्फराइजेशन, recovery of sulfur dioxide from coal or oil burning public utility stock gases, recovery of sulfur dioxide from something metal sulfide ores, isolation of SO2 from pyrite। उसके बाद यहाँ पे रिएक्शंस दिए हुए हैं। सबसे पहले सल्फर और ऑक्सीजन मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड बनाएंगे, उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड की ऑक्सीडेशन होगी, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा, देन सल्फर डाइऑक्साइड मिलकर वाटर के साथ H2SO4 बना देगा। उसके बाद इसकी फ्लो शीट डायग्राम हमें बताई गई है। ओके, सो सबसे पहले हमारे पास ये सल्फर पायराइट बर्नर दिया हुआ है, डस्ट चैम्बर दिया हुआ है, स्क्रबर दिया हुआ है, यहाँ पे ड्राइंग टॉवर दिया हुआ है। सो यहाँ पे थोड़ा हॉट गैसेस का चैम्बर दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड का यहाँ पे कलेक्ट होगा वो चैम्बर दिया हुआ है। ओके, स्टेप्स क्या क्या होंगे यहाँ पे, हमारे पास ऑलमोस्ट 3 स्टेप्स हैं यहाँ पे। सबसे पहले हमने क्या करना है, सल्फर को बर्न करना है, देन हमने कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करनी है सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की, एंड देन हमने सल्फर डाइऑक्साइड की हाइड्रेशन करनी है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सल्फर को बर्न कर सकते हैं। सल्फर को बर्न करके कैसे कर सकते हैं, बर्निंग ऑफ सल्फर इज कैरीड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एयर इज कैरीड आउट इन द सल्फर पायराइट बर्नर, ठीक है, एज SO2 इन द इज नीडेड फॉर द कैटालिटिक ऑक्सीडेशन और प्रिवेंशन ग्रोइन, ठीक है। यहाँ पे इसको सल्फर पायराइट बर्नर में हम इसको बर्न करेंगे। उसके बाद हमने इसकी कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करनी है। इसकी कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, when using sulfur from sources 1 and 2, purification of SO2 is normally needed। Okay, other sources of SO2 require wet scrubbing followed by the treatment of the gas with electrostatic precipitate to remove the fine particles। कैटलिस्ट कौन सा यूज़ होगा, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड यूज़ होगा V2O5, एंड द प्रेशर इसमें क्या होगा 1.2 to 1.5 एटमोसफेयर, और टेम्परेचर हमारे पास 450 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ओके, टेम्परेचर शुड रीच अराउंड 450 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर द कैटलिस्ट टू बी एक्टिवेटेड। इसका टेम्परेचर जब 450 डिग्री सेंटीग्रेड तब ये एक्टिव होगा, ठीक है। ये प्रोसेस क्या होगा, स्ट्रांगली एक्सोथर्मिक होगा। उसके बाद हमारे पास दिया हुआ है the gas has to be cooled between each step, ठीक है। 4 passes together with the double absorption described below and necessary for overall conveyance। The temperature rises over 600 degrees centigrade with the passage of the gas through each catalyst bed। okay, टेम्परेचर हमारे पास क्या होना चाहिए, 600 डिग्री सेंटीग्रेड से राइज होना चाहिए जैसे ही वो हर कैटलिस्ट बेड से हमारा जो है वो गुजरेगा। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास है कि हम सल्फर डाइऑक्साइड की हाइड्रेशन कैसे कर सकते हैं। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन के बाद हम क्या कर सकते हैं, रिजल्टिंग SO3 इज हाइड्रेटेड बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ द पैक्ड टॉवर्स, ठीक है, फिल्ड विद 98 to 99% सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, दिस इज H2SO4 एजिट्रोप ऑफ द मिनिमम टोटल वेपर प्रेशर। ओके, सो इस तरह से हम लोग ये सारा जो है अब यहाँ पे आपको हाइड्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास इसकी काइनेटिक्स और थर्मोडायनेमिक्स दी हुई हैं, जिसमें हमारे पास यहाँ पे ये रिएक्शन दिया हुआ है SO2 और SO3 का, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है द क्रूशियल स्टेप इज द ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 to SO3 एट नॉर्मल कंडीशन द इक्विलिब्रियम लाइज फ्रॉम टू द लेफ्ट एंड द अमाउंट ऑफ SO3 formed is very small। okay, the improve the yield of SO3
The reaction is carried out around 450 degrees centigrade at 1.5 to 1.7 atmosphere pressure in the presence of vanadium pentoxide. ओके यहाँ पे दिया हुआ है, और प्लाटिनियम, ये हम कैटलिस्ट यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है कि टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा और प्रेशर का इफेक्ट क्या होगा। सो यहाँ पे हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर अगर देखते हैं तो एज वी नो दैट फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है। ओके, एट हाई टेम्परेचर, सबसे पहले हम हाई टेम्परेचर की बात करते हैं। अगर हम हाई टेम्परेचर रखते हैं तो हमारे पास जो बैकवर्ड रिएक्शन होगा यानी कि डिसोसिएशन ऑफ SO2 वो बहुत ज़्यादा फेवर होगा, ठीक है। और अगर हम लो टेम्परेचर की बात करते हैं तो लो टेम्परेचर पे क्या होगा, SO2 और O2 का जो कम्बिनेशन होगा वो बहुत स्लो हो जाएगा। और अगर टेम्परेचर हाई करते हैं 450 डिग्री सेंटीग्रेड तक करते हैं तो हमारे पास SO3 की जो फॉर्मेशन होगी वो क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। एंड रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ SO3 वो जो होगा वो मिनिमम हो जाएगा। ओके, सो वो कहते हैं कि hence the temperature range from best meets kinetic and thermodynamic requirement for high yield of the synthesis of SO3। तो टेम्परेचर की जो रेंज होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 400 टू 500 डिग्री सेंटीग्रेड की होनी चाहिए, ठीक है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या है जी, इन द फॉरवर्ड रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसियस कंपोनेंट्स इज डिक्रीजिंग। ओके ओके, सो यहाँ पे हमारे पास बताया हुआ है कि वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा, तो हमारे पास SO3 की फॉर्मेशन जो होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, मतलब कि फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाएगा। ओके, also a high pressure will increase the rate of corrosion of iron tower used in the process, ठीक है। hence the pressure 1.5 to 1.7 atmosphere is usually satisfactory। ओके, सो टेम्परेचर हम प्रेशर हमें यहाँ पे इतना ही रखना चाहिए। उसके बाद हमारे पास है कि कॉन्टैक्ट रिएक्शंस का जो है वो रेट के बारे में बताया हुआ है। सो यहाँ पे बताया हुआ है कि हम कॉन्टैक्ट रिएक्शन का जो रेट है वो किस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके 3 स्टेप हैं। सबसे पहला फॉलोइंग स्टेप्स सॉरी, डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टिंग गैसेज टू द कैटलिस्ट, ठीक है, and adsorption of the gases on the surface of the catalyst, and the chemical reaction taking place on the surface of the catalyst, desorption of the reaction product from the surface of the catalyst, and diffusion of reacted molecules away from the catalyst। okay, उसके बाद अगर हम देखें कि रेट ऑफ ऑक्सीडेशन जो है उसको किस तरह से डिटरमाइन कर सकते हैं, उसको हम 3 स्टेप से डिटरमाइन कर सकते हैं। rate of adsorption of the reacting gases on the surface of the catalyst and the chemical reaction between adsorbed SO2 and O2, ठीक है, and the rate of desorption of SO2 from that। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, रेट ऑफ ऑक्सीडेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट ये जो टेबल बना हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है, 2 कैटलिस्ट हैं, प्लाटिनियम कैटलिस्ट और वेनेडियम कैटलिस्ट, उनका कंपैरिजन किया हुआ है, उनकी कन्वेयर के लिहाज से, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, कैटलिस्ट पॉइजनिंग के लिहाज से, हैंडलिंग ऑफ SO2 के लिहाज से, रिक्वायरमेंट पर 1000 kg। ओके, सो ये सारा उसका किया हुआ है। उसके बाद हमारे पास ये मल्टी स्टेज कन्वर्टर है। मल्टी स्टेज कन्वर्टर जो है वो उसका क्या काम होता है, मल्टी स्टेज कन्वर्टर फॉर द कन्वर्जन ऑफ SO2 टू SO3 ये कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि इसका क्या क्या काम होता है यहाँ पे। सो ये सारा कुछ जो है वो इसके बारे में बताया हुआ है। सो लेट्स रीड। ओके, सो यहाँ पे इसके चैम्बर्स दिए होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो टॉप वाला जो चैम्बर होता है उसमें हम सल्फ्यूरस गैसेस जो हैं वो एडअप करते हैं, ठीक है, और उनको हीट किया जाता है 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे। उसके बाद दिया जाता है कि उनको मतलब टेम्परेचर इंक्रीज़ किया जाता है एट 600 डिग्री सेंटीग्रेड पे। जैसे ही वो फर्स्ट कंपार्टमेंट को लीव करते हैं तो टेम्परेचर जो है वो उनका लोअर कर दिया जाता है 200 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। गैस गैस हीट एक्सचेंज चैम्बर होता है, मतलब कि ये 1 होता है चैम्बर फर्स्ट जो होता है, ठीक है। वो कहते हैं विद द टेम्परेचर ऑफ द कैटलिस्ट बेड इन द सेकंड कंपार्टमेंट दे आर ब्रॉट अप टू 500 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, टू रिएक्ट टू फॉर्म फर्दर SO3 टू SO2, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, तो गैसेस जो हैं वो उसको नेक्स्ट चैम्बर में किया जाता है, अगेन 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लो करेंगे हम। तो यहाँ पे क्या होता है, द रिटर्न टू द थर्ड कंपार्टमेंट वेयर यील्ड्स रेज्ड अप टू 95%, ठीक है, बाय पासिंग थ्रू द कैटालिटिक बेड एट 48 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, द रेट ऑफ रिएक्शन इज फर्दर लोवर्ड हो जाता है, बट नाउ ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ द गैस कैन बी कन्वर्टेड इनटू SO3। ओके, उसके बाद हमारे पास He3 मतलब कि हीट एक्सचेंज चैम्बर 3 में हम उसको डालते हैं। उसमें मज़ीद 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लो करके जब हम करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, गैसेज आर पास्ड बैक टू द रिएक्टर वेयर दे अंडरगो ऑन द कैटालिटिक बेड इन द फोर्थ कंपार्टमेंट, फाइनल कन्वर्जन एट अबाउट 450 डिग्री सेंटीग्रेड, जहाँ पे हमें पास जो सल्फ्यूरिक एसिड की यील्ड होती है वो कितनी होती है, 98 टू 99%, सॉरी सल्फर ट्राइऑक्साइड की जो यील्ड होती है। ओके, सो आगे हम पढ़ते हैं कि इसमें मेजर इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स कौन कौन सी आ सकती हैं। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 5 प्रॉब्लम्स दी हुई हैं।
जिसमें हमारे पास पहली है कि डिज़ाइन ऑफ द मल्टी स्टेज कैटालिटिक कन्वर्टर फॉर हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। इसको डिज़ाइन करना फॉर हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए ये थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है यहाँ पे। इसके अलावा टू ऑप्टिमाइज द स्पेस वेलोसिटी इन द कैटालिटिक चैम्बर, ठीक है, बिकॉज इट डील्स विद द पंपिंग कॉस्ट और फिक्स्ड चार्जेस ऑफ द रिएक्टर। नेक्स्ट हमारे पास है थिन कैटलिस्ट बेड बनाना, मतलब ये भी बहुत ज़्यादा वो होता है, 30 to 50 सेंटीमीटर हाइट यूज टू अवॉइड अबव डिफिकल्टीज, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है रिमूवल ऑफ द हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ SO3 इन द एसिड, ये भी बहुत डिफिकल्ट काम होता है, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है। फिर प्रेशर ड्रॉप मस्ट बिलो सो 8 सेंटीमीटर स्टैक्ड पैकिंग इज ऑफन यूज्ड, ओके। उसके बाद हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड की प्रॉपर्टीज़ कुछ बताई गई हैं, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, उसका मॉलिक्यूलर वेट एज यू सी दैट हियर, अपीयरेंस, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, सॉलिबिलिटी, विस्कोसिटी, ओके। उसके बाद हमारे पास इसकी कुछ केमिकल, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ बताएंगे कि ये क्या होता है। ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये पिकलिंग एजेंट होता है, ओके। सो इस एसिडिक नेचर होती है। और फिर उसके कुछ यूजेस बताए गए हैं लास्ट में, एज यू सी हियर कि ये क्या होता है, यूज इन फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, प्रोडक्शन ऑफ द फॉस्फोरिक एसिड, ओके, सो यूज्ड इन द प्रोड्यूसिंग ऑफ द सुपर फॉस्फेट एंड अमोनियम सल्फेट। उसके बाद हमारे पास ये इट इज़ इनऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री, इन द इनऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री, in the metal processing industry, certain wood pulping processes in the paper industry, okay, in the production of dyes and pharmaceuticals. So this was our lecture about today. If you like my lecture, अगर आपको कुछ भी समझ आया है तो please like my video and share with your friends, okay, and subscribe to my channel. And because the knowledge is spreading knowledge is a great worship, so please keep going to share it. And Allah Hafiz, thank you so much.